नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बिहार जीत के साथ, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का बयान सामने आया है। मोहनलाल बड़ोली ने पीएम नेतृत्व को धन्यवाद दिया। नायब सैनी ने 9 सीटों पर जीत का प्रचार किया। जीत का प्रचार कराया नायब सिंह सैनी ने। तो मोहनलाल बड़ोली से खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने बिहार जीत को लेकर पीएम के नेतृत्व का धन्यवाद किया है। नायब सिंह सैनी के प्रचार को भी उन्होंने जीत में अहम योग्य बताया। कांग्रेस की वोट चोरी वाली बात को बड़ोली ने खारिज किया और कांग्रेस का झूठ जनता से पूरी तरह नकार दिया है। हरियाणा में घोटाला नहीं, कांग्रेस में ही घोटाले चल रहे हैं, ये भी कहना है मोहनलाल बड़ोली का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शैलजा हुड्डा में तालमेल नहीं है, अलग चल रही है रणनीति। हरियाणा में जो है कांग्रेस की रणनीति अलग चल रही है। मंत्रिमंडल फेरबदल की बात को भी उन्होंने निराधार बताया। 3 राज्यों की फोर्स ने आतंकी साजिश नाकाम की, इसको लेकर भी बयान सामने आया है उनका। जो दिल्ली में धमाका हुआ था, इसको लेकर ये बयान सामने आया है। तो मोहनलाल बड़ोली से खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने पीएम नेतृत्व का धन्यवाद किया है बिहार में जीत को लेकर। विभाग ने जो रेले चलाने का काम किया और यहाँ से वो लोकतंत्र के उस यज्ञ में अपनी आहुति डाल के आए हैं। इलेक्शन कमीशन का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एसआईआर के माध्यम से जो एक चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत की, किस प्रकार से 2 चरणों में चुनाव हुआ, किस प्रकार से निष्पक्ष तरीके के साथ चुनाव हुआ और बिहार की जनता ने भी इस चुनाव में बहुत बड़ा वोट परसेंटेज, जो पोलिंग वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम किया है। ये लोकतंत्र में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, लोकतंत्र की विजय है और लोकतंत्र के जश्न में सबने जो आहुति डालने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आत्मनिर्भर की भारत की कल्पना और जो विकसित भारत की कल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है, उस पर मोहर लगाने का काम बिहार की जनता। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि लोकतंत्र का तो हनन हुआ है और एसआईआर जिस तरह से करवाया गया तो वोट चोरी की गई है। अब लगातार वो राहुल गांधी हो, वो चाहे अखिलेश यादव हो या दूसरे नेता हो, लगातार यही सवाल उठा रहे हैं। अब जो कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी की बात करी थी, अब तो कांग्रेस ही चोरी होगी, अब तो कांग्रेस के उम्मीदवार ही चोरी हो गए। अब कांग्रेस के नेता ही इल्जाम लगा रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई, उम्मीदवार चोरी हो गए, कांग्रेस चोरी होगी। अब तो बिहार से कांग्रेस चोरी हुई है और आने वाले चुनाव में जहां भी चुनाव होंगे, कांग्रेस इसी प्रकार से चोरी हो जाएगी। हरियाणा में किस तरह का असर देखते हैं बिहार चुनावों का? क्योंकि हरियाणा में भी एक बात चली है कि मंत्रिमंडल के अंदर कुछ फेरबदल हो सकता है। क्या कोई ऐसी संभावना नजर आ रही है कि मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल हो सकता है? ये कांग्रेस के लोग ही चला रहे होंगे कोई ऐसी बात। आज हरियाणा में एक बहुत बढ़िया सरकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में चल रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में चल रही है और हरियाणा सरकार लगातार जो तीसरी बार हरियाणा में बनी है, 3 गुना गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ी है। बड़ोली जी, जिस तरह से एक घटना हुई दिल्ली के अंदर, बम विस्फोट की घटना हुई और उसके तार जो हैं फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि हरियाणा के अंदर ही वो यूनिवर्सिटी स्थित है और किस तरह से वहां गैंग पल रहे थे, किस तरह से आतंकवाद पल रहा था। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का देश से प्रेम नहीं होता, वो देशद्रोही होते हैं और देशद्रोही कहीं भी पनप सकता है, किसी भी स्थान पर पनप सकता है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान में हो। आतंकवादियों को पकड़ना, देशद्रोहियों को पकड़ना, ये हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा, हमारी फोर्स के द्वारा लगातार ये अभियान चलते हैं और एक बहुत बड़ा जो आतंकवादी नेटवर्क जिस प्रकार से पकड़ में आया है, हमारी 3 प्रांतों की पुलिस, दिल्ली प्रदेश, हरियाणा प्रदेश और जम्मू कश्मीर की पुलिस का जो संयुक्त अभियान चला और उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की और वो सुबह 10 बजे जिस प्रकार से वो पकड़ में आए और वो शाम को 6 बजे के आसपास जिस प्रकार से लाल किला के सामने उसने एक आतंकवादी घटना को जो अंजाम दिया है, ये देश में, दिल्ली में बहुत कई वर्षों के बाद बहुत बड़ी घटना घटी है। आज पूरा देश चिंतित है और हमारी जांच एजेंसियां अच्छे से काम कर रही हैं और
जो भी उनके सेल एक्टिव हुए हैं, आतंकवादियों को घर से पकड़ना, ये हमारे पुलिस प्रशासन, हमारी फोर्स लगी है। आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करना, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। और आतंकवाद को भारत की भूमि पर ना पनपे, इस प्रकार का प्रयास हमारी सरकार का है। कांग्रेस पार्टी भी अभी नेता जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या राव नरेंद्र हैं, पूरा कांग्रेस विधायक दल राज्यपाल को ज्ञापन सौंप करके आया और कहा कि धान में घोटाला हो रहा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था का बिल्कुल ठप हो चुकी है। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस? घोटाला तो कांग्रेस में ही हो रहा है। कांग्रेस अपने घोटाले को बताए पहले, वो प्रदेश अध्यक्ष जो अभी नए नए बने हैं उनके बारे में किस प्रकार की बयानबाजी है, जो उनकी एक सद्भावना यात्रा चल रही है उसके बारे में क्या बयानबाजी है। बिहार में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास पर मोहर लगाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास जताने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बातों पर विश्वास करने का जो काम किया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो सरकार ने काम किए हैं, और नीतीश कुमार का लगातार शासन है, एनडीए का लगातार शासन, और उसके बाद 2025 में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ 202 के आंकड़े के साथ जो एनडीए गठबंधन को जिताने का काम किया है, मैं बिहार की तमाम जनता का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी वहां प्रचार किया और जहां जहां जिन जिन सीटों पर प्रचार किया, सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीतने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 9 विधानसभाओं में बिहार के चुनाव में गए हैं और 9 की 9 100% रिजल्ट देने का काम किया है। और जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे बिहार में, अनेक सीटों पर हम गए थे, वहां पर भी इसी प्रकार से जीत दर्ज करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी भी अभी नेता जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या राव नरेंद्र हैं, पूरा कांग्रेस विधायक दल राज्यपाल को ज्ञापन सौंप करके आया और कहा कि धान में घोटाला हो रहा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था का बिल्कुल ठप हो चुकी है। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस? घोटाला तो कांग्रेस में ही हो रहा है। कांग्रेस अपने घोटाले को बताए पहले, वो प्रदेश अध्यक्ष जो अभी नए नए बने हैं उनके बारे में किस प्रकार की बयानबाजी है, जो उनकी एक सद्भावना यात्रा चल रही है उसके बारे में क्या बयानबाजी है, शैलजा जी के बारे में क्या बयानबाजी है, सुरजेवाला जी कुछ बोलते हैं, हुड्डा जी कुछ बोलते हैं। घोटाला तो कांग्रेस पार्टी में है, बाकी सरकार के। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारी जनमत से मिली जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मोदी सरकार के लगातार किए गए विकास कार्यों पर भरोसा जताया है। सैनी ने इसे भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और बिहार में किए गए नॉन स्टॉप काम का परिणाम बताया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत सरकार के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और बिहार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनके मार्गदर्शन में, इनके दिशा निर्देश में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रचंड जीत बिहार के अंदर नॉन स्टॉप वो की है। इसके लिए मैं सभी बिहार के वासियों का, देशवासियों का और बिहार के जो लोग देश के किसी भी भाग में रह रहे हैं या कहीं विदेशों में भी रह रहे हैं, मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को और मजबूत और सशक्त करने का काम किया है। इसका सारा का सारा श्रेय जो प्रचंड जीत हुई है नरेंद्र मोदी जी को जाता है।
झज्जर में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिहार चुनाव परिणामों को अप्रत्याशित बताया और कहा कि माहौल पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन नतीजे उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए, जिसकी कांग्रेस समीक्षा करेगी। हुड्डा ने बिहार में बम्पर वोटिंग और लाखों वोट कटने को जांच का विषय बताया। हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बताते हुए कहा कि गृह मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 80 गैंग सक्रिय हैं और सुनियोजित अपराध बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में उम्मीद नहीं थी, उसी प्रकार से बिहार में भी उम्मीद नहीं थी कि एनडीए गठबंधन वहां पे आएगा, क्योंकि जिस प्रकार की रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही थी महागठबंधन के, उस प्रकार के परिणाम सामने नहीं आए। नहीं, ठीक बात है। जनता की जो आवाज थी उससे तो यही लगता था, लेकिन अब जैसे नतीजे आ रहे हैं, ये इतनी उम्मीद नहीं थी। अब ये नतीजे आए हैं, इसके क्या कारण हुए उसका पार्टी जांच करेगी और फिर आपको रिपोर्ट देगी, कुछ ना कुछ कहाँ क्या रहा। जैसे राहुल गांधी जी ने वहां से पदयात्रा की थी और खास करके वोट चोरी का अभियान वहीं से स्टार्ट किया था। क्या नहीं मानते कि वहां इस प्रकार का फैक्टर वहां काम नहीं? SIR पे तो सवाल उठ ही रहे थे ना। जी पार्टी उठा रही थी, जिसके इतनी लाख वोट काटने के बाद भी परसेंटेज इतनी बढ़ गई, तो ये कुछ है, उसका जांच का विषय है, जांच का कारण कहेंगे। कैथल में कष्ट निवारण समिति की बैठक इस बार शिकायतों से ज्यादा टकराव के लिए चर्चा में है। मंच पर जनता की दर्द भरी फरियादें थी, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अनिल विज का सख्त अंदाज, जिन्होंने पूरे माहौल को इतना गर्म कर दिया कि एसपी और अनिल विज आमने सामने हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। कैथल में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक इस बार गम, गुस्सा, ठहाकों और टकराव के अलग अलग रंगों में रंगी हुई नजर आई। मंच पर बैठे थे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और सामने बैठी थी वो भीड़ जो अपने दर्द को आखिरकार किसी ताकत के सामने रखने आई थी। लेकिन इसी भीड़ की आवाजों के बीच ऐसे पल सामने आए जिनसे बैठक एक शिकायत निवारण मंच कम और एक दिलचस्प बहस की खुली अदालत ज्यादा लगने लगी। सबसे पहले सामने आई एक महिला जिसका आरोप था कि उसके पति ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। आए दिन उसका पति मारपीट करता है और पुलिस ने गंभीर आरोपों को नजरअंदाज कर सिर्फ दहेज एक्ट में केस दर्ज किया। महिला ने वही वीडियो अनिल विज को दिखाया और यहीं से शुरू होती है वो गर्मागर्म, जिसकी गूंज पूरे हॉल में महसूस की गई। प्लीज आपका आदेश पालन करने के लिए उसको मेरे को आप ये बताओ, मैंने वो भी कर लिया कंप्लेंट है, आप दर्ज क्यों नहीं कर रहे? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? सर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, आपके आदेश की। जैसे ही विज ने सवाल पुलिस की तरफ मोड़े, कैथल एसपी उपासना और मंत्री के बीच सीधी बहस शुरू हो जाती है और कुछ ही पल में माहौल तनावपूर्ण बनता नजर आता है। आपने क्यों भी रिजेक्ट नहीं कर दी कि भाई उसकी ये नहीं बनती? पहली कंप्लेंट है ये। जब वो कंप्लेंट आई थी वो मेरे से पहले ही जो भी एसपी थे वहाँ से वो कॉपी लगती चंडीगढ़ दर्ज मैं भी फिर क्या हो गया? सर तो साइंड कॉपी वो मुझे दे फिर क्या हो गया जब अभी तक चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है एज पर योर स्टेटमेंट? और पिछला महीने मैंने आदेश दिए थे, एक महीने में आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? एक मामला ठंडा हुआ तो दूसरा शुरू हो गया। एक 5 साल पुराने हत्या केस में आरोपी के विदेश भाग जाने पर विज भड़क और सीधे कहा कि इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश करो। इतनी लापरवाही बर्दाश्त अगर गलत लिख के दिया होगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दिस इज कंप्लेंट। ये तो दस्तावेज बना हुआ है, ये ग्रीवेंस कमेटी है और मैंने से पहले भी आदेश यही दिया गया था कि एफआईआर दर्ज की जाए। मैंने भी कहा एफआईआर दर्ज की जाए। 2 महीने से कैथल पुलिस को समय नहीं मिल रहा एफआईआर दर्ज करने के लिए। शिकायतें चलती रही और हर शिकायत पर विज का अंदाज कभी तल्ख, कभी कटाक्ष भरा रहा तो कभी बेहद सख्त। मंत्री ने अफसरों को साफ निर्देश दिए कि जनता को धमकाना नहीं, उनकी बात सुनना है।
वहीं बैठक के बाद अनिल विज ने बिहार के नतीजों पर भी अपने तीखे राजनीतिक तीर चलाए और कहा, बिहार की जनता ने जंगल राज खत्म किया, ये मोदी के विकास की जीत है। कुल मिलाकर कैथल की ये कष्ट निवारण बैठक शिकायतों से ज्यादा उन पलों के लिए याद रखी जाएगी जहां जनता का गुस्सा, पुलिस की जवाबदेही, मंत्री की तल्खी और बीच बीच में फूटते ठहाके एक ही मंच पर टकराते नजर आए। कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब जिक्र करेंगे नूह के पिनगवा में शान अस्पताल का, जहां पर सीएम फ्लाइंग की रेड हुई। फर्जी ऑपरेशन के आरोप में संचालक डॉक्टर समीम को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर समीम टेक्नीशियन है, सर्जन नहीं है। मरीजों की जान को जोखिम में डालने के आरोप हैं उन पर। फिरोजपुर झिरका में ममता अस्पताल से 357 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी प्रमाण पत्रों पर भी चेतावनी दी है। तो सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी शान अस्पताल में, जहां पर ऑपरेशन किया जा रहा था और जब जांच की तो सामने आया कि जो संचालक हैं उस अस्पताल के डॉक्टर समीम, वो टेक्नीशियन है, सर्जन नहीं है और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। ये आरोप है उन पर, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन है, वो ऑपरेशन करता है। दूसरा फिर ऐसा है कि कुछ यहाँ पीछे जो ऑपरेशन खराब भी हो गया था, उसकी भी कंप्लेंट थी। तो हम सीएम फ्लैंग आई थी हमारे साथ, ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट खाली पड़ी तो हमने गुड़गांव से बुलाया था। तो मैं इधर डॉक्टर यक्ष थे और एक दिव्या सीएचओ थी सीएससी नूह से। हमारी टीम पहुंची तो हमने उस पेशेंट का रिकॉर्ड मांगा जिसकी कंप्लेंट थी, उसका इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं मिला। फिर हमने इनका काफ़ी रिकॉर्ड खंगाला, उसमें किसी में डॉक्टर के साइन नहीं थे, किसी में कंसेंट नहीं, मरीज से जो उसकी कंसेंट ली जाती है वो नहीं थी। फिर मैंने कहा किसने किया ऑपरेशन, बोले डॉक्टर सर्जन का नाम लिया उन्होंने, किसी राजा राजेश्वरी। मैंने बात कराओ तो उन्होंने बात करी तो उन्होंने फोन में मना कर दिया कि ये ऑपरेशन मैंने नहीं किया। फिर उन्होंने 2 सर्जन और नाम लिया, मैंने उनसे बात करा तो फिर उन्होंने संपर्क किया तो उन बंदों ने उनका फोन नहीं उठाया। लास्ट में फिर हमने क्या किया, हमें क्योंकि गतिविधियां चेक करनी थी, हमने हॉस्पिटल के डीवीआर को अपने काबू में लिया। जो कौन सर्जन आके ऑपरेशन करता उसको पिछले 1 महीने का देखा जा सके, उसको सील करके प्लस वो रिकॉर्ड को सील करके पुलिस के खिलाफ पुलिस को देके FIR कर। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा लिया है। गुरुग्राम में लिव इन कपल ने ही सीनियर की हत्या की थी। प्रेमी प्रेमिका को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। दोस्ती कराने की रंजिश में सीनियर की हत्या की गई थी। कोसी बॉर्डर से सीनियर युवक का शव बरामद हुआ था। युवक पर चाकू से 6 से 7 वार कर उसे मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस ने चाकू भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही बाइक और आईडी भी बरामद हुई है। घूमने के बहाने ले जाकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। ब्लाइंड मर्डर की केस, जो ब्लाइंड मर्डर गुत्थी थी, ये काफी समय से उलझी हुई थी और अब आखिरकार पुलिस ने इसे सुलझाते हुए लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार किया है। अंबाला में सैनिटरी सामान की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग से दुकान का पूरा सामान जलकर राख हुआ। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके साथ ही पुलिस और डायल 112 की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, किस वजह से ये आग लगी थी और कैसे ये आग इतनी भड़क गई, इसको लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल जो दुकान थी उसमें रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। लेकिन गनीमत ये रही कि इस आगजनी में किसी भी तरह की जनहानि के नुकसान से बचाव रहा। बंद करके गए जी, रास्ते में पहुंचे 20-25 मिनट होंगे, तभी फोन आया पीछे से कि धुआं निकल रहा है। साथ के साथ हम वापस आए। तकरीबन इसमें 40 से प्लस का सामान है जी, सारा टैप्स थे, सारी महंगी आइटम। ये सैनिटरी की दुकान है जी, सी टैप्स वगैरह। आग के कारणों का कुछ पता लगा है? नहीं। तो उधर गुरुग्राम के बसाई इंडस्ट्रियल एरिया में भी भीषण आग का तांडव देखने को मिला। एक साथ 3 फैक्ट्रियों में आग फैल गई। अगरबत्ती फैक्ट्री से शुरू आग ने सबको चपेट में ले लिया। जूते और टेप बनाने वाली फैक्ट्री भी जली। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई, जिन्होंने करीब 1 घंटे के बाद इस आग पर काबू पाया। फिलहाल आग किस वजह से लगी, इन कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है,
लेकिन तीनों दुकानों में लगी इस भीषण आग के चलते लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। तो गुरुग्राम के बसाई इलाके में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर ये 3 फैक्ट्रियों में आग लगी, जिसे बुझाने में दमकल विभाग को करीब 1 घंटे की मेहनत करनी पड़ी और लाखों का सामान इस आग में जलकर राख हो गया। कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ है। इस बार ये 21 दिनों तक चलेगा, जिसमें संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति होगी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता उपदेश दिए 5163 साल पूरे हो रहे हैं। कि गीता जयंती महोत्सव मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत देश के श्रीलंका देशों के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से मनाए गए हैं। और हमें ये खुशी भी है कि कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में भी स्वामी जी की सक्रिय भूमिका और मार्गदर्शन इसमें मिलता है। इस गीता जयंती महोत्सव में समय समय पर यहाँ उपस्थित रहते हैं। यमुनानगर में 40 करोड़ के धान का घोटाला उजागर हुआ है। चंडीगढ़ फूड सप्लाई टीम ने राइस मिल में छापेमारी की, जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन में भारी गड़बड़ी सामने आई। इंस्पेक्टर की शिकायत पर 2 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी संदीप सिंगला और पत्नी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। 6 घंटे की जांच में कई दस्तावेज मिले हैं जो संदिग्ध दस्तावेज हैं। इसके साथ ही 17,565 टन धान गबन का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जिसकी कीमत करीब 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारी मिलर की मिलीभगत की जांच अब तेज कर दी गई है। तो काफी बड़ा ये घोटाला नजर आ रहा है। 40 करोड़ के सरकारी धान का घोटाला सामने आया है। इसमें फूड एंड सप्लाई के जो डायरेक्टर हैं हरियाणा के वो आए थे, एसडीएम छछरौली और नायब तहसीलदार छछरौली आए हुए थे। वहाँ पे इन्होंने जो ये संदीप सिंगला है, इसके सेलर है, इसके ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कि इसमें से जो चावल है वो गायब है। 42 करोड़ रुपए का टोटल घोटाला है। उसमें एफआईआर दर्ज कर लिया, आगे जांच जारी है।